क्या आज मरसिया पढ़ा जाए, शोक गीत लिखा जाए इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए? कौन कौन सी उपमाएं दी जाएं, शर्मनाक हारों की बात की जाए, आंकड़े गिनवाए जाएं, हीला हवाली लापरवाही की बात की जाए, गलत अप्रोच की? क्योंकि ये सब बातें हो रही, सवाल उठ रहे हैं। क्या कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट को डुबो दिया है? क्या भारत को नए कोच की जरूरत है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से सीरीज व्हाइट वॉश में कौन सी गलतियां भारी पड़ी? एक साल पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी घरेलू मोर्चे पर मिली 3-0 की हार के बाद कोर्स करेक्शन क्यों नहीं हुआ और नौबत यहां तक कैसे आई कि अपने घर में जो टीम अपराजेय मानी जाती थी, जिसे दुनिया की नामवर टीमें फाइनल फ्रंटियर कहा करती थी, वो रैंकिंग में पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे चली गई है। आज के शो में इस पर बात करेंगे। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं क्या देश में और खबरें नहीं हैं? और खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बात में क्या शर्म कि ये देश क्रिकेट को खाता ओढ़ता बिछाता है और करता है खूब डिस्कशन। जब जीत कर आते हैं तब गर्व लगता है, तो अब जब बुरी तरह हारे हैं और एक पैटर्न नजर आ रहा है तो इस पर भी बात करनी जरूरी है। सुलह सफाई के रास्ते भी सुनेंगे। इससे इतर लाल किले पर ब्लास्ट से ठीक पहले डॉक्टर उमर नबी को सुरक्षित पनाह देने वाला पकड़ा गया। एनआईए को इस कामयाबी जो नसीब हुई उसका नू कनेक्शन क्या है, और एसआईआर का जो दूसरा चरण चल रहा है उस पर क्या साजिशों की खबर आ रही है या शिकायतें हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कही गई। किसने कही, क्यों कही, सब जानेंगे। संविधान को बेहतर तरीके से समझने के लिए कौन से काम तत्काल कर लेने हैं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. पच्चीस नवंबर को गुवाहाटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का चौथा दिन पूरा हुआ। इंडिया के सामने चेस के लिए पहाड़ जैसा स्कोर था और आखिरी दिन बैटिंग के लिए 8 विकेट हाथ में, यानी यहां से जीत तो नामुमकिन सी थी। टीम इंडिया बस ड्रॉ के लिए खेल सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये उम्मीद की जा सकती थी कि कोलकाता में पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया जैसे तैसे व्हाइट वॉश होने से खुद को बचा ले। दिन का खेल खत्म होने के बाद इंडियन क्रिकेटर्स के बयानों में भी यही बेबसी नजर आ रही थी। इनसे एकदम उलट साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कोनराड का बयान आया। उन्हें मालूम था कि उनकी टीम इतिहास बनाने की चौखट पर खड़ी है। 25 साल बाद भारत को उसी की ज़मीन पर व्हाइट वॉश करने जा रही। सो उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि हमारे लड़के भारत को घुटनों पर रेंगने को मजबूर कर दें, नाक रगड़ने को मजबूर कर दें। कई हलकों में अंग्रेजी के शब्द ग्लोबल को असंवेदनशील बताया गया। कई में कहा गया कि स्पोर्ट्स में ये सब चलता है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टोनी ग्रेग का हवाला दिया गया, जिन्होंने सबसे पहले 1976 में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले, कि अगर विपक्षी टीम सीरीज जीतती है तो वो घुटनों के बल चलेंगे। वेस्टइंडीज़ ने सीरीज जीती और टोनी ग्रेग घुटनों के बल ग्राउंड में चले भी, लेकिन ये कहा गया कि ये जो अश्वेतों के लिए ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये नस्ल भेदी है, अपमानजनक है। कट टू 26 नवंबर 2025, केशव महाराज की गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जैसे ही मार्को यानसेन को अपना कैच थमाया, भारत के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। 408 रन से सबसे बड़ी टेस्ट हार का और पिछले एक साल में 2 घरेलू सीरीज में व्हाइट वॉश यानी पूरी तरह से हारने का। अक्टूबर नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराया। तब भारतीय टेस्ट की दुर्दशा पर थोड़ी बात हुई। अब हमें लगता है विस्तार से बात करने का वक्त आ गया है। घरेलू मैदानों पर भारतीय टेस्ट टीम का एक तरफा दबदबा रहा है। अल्ट्रा प्रो मैक्स ऑरा। एक साल पहले तक भारतीय टीम अपराजेय मानी जाती थी। फिर वक्त का पहिया घुमा कि भारत की तुलना जिम्बाब्वे जैसी टीम से हो रही है। पाकिस्तान ने भी होम टर्फ पर कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। इन पॉइंटर्स पर नजर डालिए। अक्टूबर 2024 से भारतीय टीम ने 3 घरेलू टेस्ट सीरीज खेली, 7 में 5 मैच हारी। भारत केवल वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 2 मैच जीत पाया। पाकिस्तान ने इस पीरियड में अपने घर में खेले गए 7 मैचों में से 4 जीते। जिस साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत को धूल चटाई, पिछले महीने उसी के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज 1-1 से ड्रॉ करवाई थी। इसी पीरियड में बांग्लादेश ने भी भारत से बेहतर प्रदर्शन किया, 6 में से 3 मैच जीते हैं। पिछले साल जब भारतीय बल्लेबाज मिचेल सेटनर की फिरकी में फंसे थे तब कहा गया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली सीरीज हार को कई एक्सपर्ट्स ने गंभीरता से लेने की बात कही थी। जुलाई 2024 में भारतीय टीम के हेड कोच बनाए गए गौतम गंभीर की टेस्ट अप्रोच पर सवाल तब भी उठे थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीत और फिर एशिया कप जीत के खुमार ने इन चर्चाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसका रिजल्ट वो अब सबको दिख रहा है।
भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को दिख नहीं रहा, चुप भी रहा है। जो चर्चाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल दी गई हैं। हार की वजहों पर विस्तार से चर्चा हो रही। सबसे पहले आंकड़े देखिए। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम का टेस्ट प्रदर्शन क्या रहा? कुल मैच खेले 19, जीते 7, हारे 10। इनमें से भारतीय टीम ने घरेलू मैदान में 9 मैच खेले, 5 में उसे हार मिली है। अब चूंकि गौतम गंभीर ने ही इंडियन टेस्ट टीम की अप्रोच बदली, बेसबॉल के बरक्स गेम बॉल का शिगुफा छोड़ा गया, तो अब आलोचनाएं भी उनके हिस्से आ रही हैं। 2 दिग्गजों की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। पहले हैं पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद। लिखते हैं, ऑलराउंडर्स पर अति निर्भरता इन हार की वजह है, खासकर जब आप उनसे गेंदबाजी ही नहीं कराते। खराब रणनीति, खराब बॉडी लैंग्वेज और खराब स्किल। लगातार 2 घरेलू सीरीज में व्हाइट वॉश। उम्मीद है कि ये गलतियां यूं ही नजरअंदाज नहीं कर दी जाएंगी। इसके अलावा ऑल टाइम ग्रेट इंडियन स्पिनर अनिल कुंबले की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने गौतम गंभीर की टीम में लगातार बदलाव की अप्रोच पर सवाल उठाया और कहा, टेस्ट क्रिकेट अलग मेंटेलिटी मांगता है। इतने सारे ऑलराउंडर, इतने बदलाव, बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल, हर दूसरे मैच में नए खिलाड़ी, पुरानों को अचानक से बाहर कर देना, ये नहीं चल सकता। इसी लाइन पर और भी आलोचनाएं आई। कहा यह भी जा रहा है कि भारत को एक नए टेस्ट कोच की ज़रूरत है। हालांकि खुद गौतम गंभीर का कहना है कि उनकी इसी अप्रोच ने भारत को इंग्लैंड में सफलता दिलाई, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ही भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलवाया। एक और ज़रूरी बयान गंभीर ने दिया। बोले, कोच के तौर पर उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई पर निर्भर करता है। यानी बात आगे बढ़ चुकी है। कुल 4 बड़ी गलतियों की तरफ इशारा किया जा रहा है। मसलन स्पेशलिस्ट बैटर्स की कमी। गौतम गंभीर की सदारत में भारतीय टीम व्हाइट के साथ रेड बॉल में भी ऑलराउंडर्स पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगी। नतीजा, टीम में मुश्किल से 3 या 4 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को मौका मिल पा रहा है। बैटिंग ऑर्डर में हद से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। नंबर 3 की पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही। विराट कोहली के बाद से वाशिंगटन सुंदर तक को ट्राई किया जा चुका है। साई सुदर्शन और करुण नायर भी कुछ खास नहीं कर पाए। कभी द्रविड़ और उनके बाद पुजारा इस पोजीशन पर खेला करते थे, टीम को चिंता मुक्त रखते थे। और जो मैंने नंबर 3 की बात कही, वो दरअसल वनडे के लिए थी विराट कोहली के। नंबर 5 की पोजीशन भी परेशानी का सबब बन रही है। पंत, जुरैल, जडेजा सबको बारी बारी खिलाया जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। कभी वीवीएस लक्ष्मण और उसके बाद अजिंक्य रहाणे इस पोजीशन पर सॉलिड पिलर हुआ करते थे। विकेट टेकिंग स्पिनर की कमी है। 2013 से 2023 के बीच घरेलू कंडीशन में भारत के दबदबे की एक वजह थी रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी। अश्विन टीम के स्पेशलिस्ट स्पिनर थे। उनके रिटायरमेंट के बाद वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया, लेकिन उनका रोल तय नहीं। जडेजा अकेले पड़ रहे हैं। ऑलराउंडर्स का भी बेदम साबित होना एक वजह है। सुंदर, अक्षर, जडेजा और रेड्डी की ऑलराउंडर स्किल्स पर हद से ज़्यादा भरोसा जताया जा रहा है। अक्षर पटेल अच्छा कर रहे हैं तो उनको मौका नहीं मिल रहा है दूसरे टेस्ट में। शॉर्ट फॉर्मेट में तो ये स्किल काम आ रही है, लेकिन टेस्ट जैसे लंबे फॉर्मेट में सक्सेस गारंटी। नतीजा, कभी कभी बल्ला चलता है, कभी विकेट नहीं मिलते, कभी विकेट मिलते हैं तो बल्ला नहीं चलता, और कभी दोनों मामलों में गड़बड़ा जाता है। हमने इस प्रसंग को समझने के लिए और भी एक्सपर्ट से बात की, सुनते हैं। जिंदगी में वो कहते हैं ना कि वाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। आई थिंक इंडिया ने वो चीज करने की कोशिश की जब गौतम को टीम दी थी। राहुल द्रविड़ ने विरासत में अच्छी टीम दी थी। मैंने नहीं सोचा था कि अश्विन, रोहित और विराट 5 महीने बाद चले जाएंगे। मैंने और आपने नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड हमें 3-0 हरा जाएगी और उसके 12 महीने बाद साउथ अफ्रीका भी अपने घर पे हमें हरा जाएगी। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं या तो आपके पास खिलाड़ी नहीं है, ऐसा मैं मान नहीं सकता, और या फिर आपकी जो सोच है टेस्ट क्रिकेट की वो गलत है। मेरे ख्याल यहां पर आप फंस गए हो। आपने जिस तरह के बैट्समैनों को खिलाया, आप नीतीश रेड्डी को कैसे खिला सकते हो टेस्ट क्रिकेट अगर वो 9 नंबर खेल रहे हैं और बॉल डालते नहीं। फिर आप ध्रुव जुरैल और साई सुदर्शन, यानी कि ये 3 बैट्समैन अगर 11 में है तो यार भगवान मालिक। बड़ा गिला मुझे लगता है कि ऋषभ पंत से होगा, बड़ा गिला आपको जायसवाल से होगा, लेकिन सबसे ज्यादा गिला केएल राहुल से भी होगा। अगर आप 67 टेस्ट मैचेस के बाद 35.86 की एवरेज से खेल रहे हैं और लोग आज भी कह रहे हैं कि आप में पोटेंशियल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि अब तक भारतीय क्रिकेट पर पर्दा डला हुआ था। वो पर्दा डला हुआ था रोहित शर्मा, विराट कोहली, मे बी वो अश्विन थे या बाकी खिलाड़ी थे, पुजारा थे, वो पर्दा डला हुआ था। आज सिर्फ इतना हुआ है कि वो पर्दा हट गया है और सब कुछ आपके सामने है। इससे इधर बात पिच की भी हो रही है। पिच क्यूरेशन के ये दुस्वप्न हमें 19 नवंबर 2023 की तारीख से सता रहा है, जब वर्ल्ड कप फाइनल में एकदम सूखी पिच तैयार कर दी गई थी। इतनी सूखी कि कंगारू गेंदबाजों के हाथ से निकली गेंद
इतना रगड़ खाई कि शुरुआती 20 ओवर में ही रिवर्स स्विंग होने लगी। दरअसल ये आरोप लगते रहे कि भारत घरेलू टेस्ट सीरीज में रैंक टर्नर पिच तैयार करता है, 3 स्पिनर उतारता है, विकेट विपक्षी बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह में तब्दील हो जाता है और भारतीय टीम 2.5 से 3 दिन में टेस्ट मैच जीत लेती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में भी इसी तरह के आरोप लगे, खासकर कोलकाता में हुए पहले टेस्ट मैच के दौरान, जिसे साउथ अफ्रीका कप्तान टेम्बा बबुआ की साहसिक पारी के जरिए अफ्रीका ने 30 रन से जीत लिया। भारतीय बैटर्स प्रोटियाज स्पिनर अटैक के सामने बेदम नजर आए, अपने ही जाल में फंस गए, जैसा कि 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, जब मोंटी पनेसर ने फिरकी के जरिए भारतीय दिग्गजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया था। और हम जो कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे स्पिन खेलने के खिलाफ, वो पिछड़ते नजर आए। इस संदर्भ में हमने एक पिच क्यूरेटर से बात की, जिन्होंने हमें ये बताया। अगर अतीत में हम झांके तो हमारे यहाँ पिचेस बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर बड़े बड़े स्पिनर्स हुए तब से, और विदेशों में भी यही था कि इंडिया हैज गॉट क्वालिटी स्पिनर्स एंड देयर पिच बिहेव्स इन सपोर्ट ऑफ द स्पिनर्स। पर वो ऐसा नहीं है, चूंकि हमारी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है सब कॉन्टिनेंट की, यहाँ पर जो मिट्टी है, जो सॉइल हम यूज करते हैं पिच बनाने कंस्ट्रक्शन में, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है कि वो स्पिन को सपोर्ट करती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि क्यूरेटर की मंशा होती है कि वो रैंक टर्नर बना दे और उससे होम टीम को एडवांटेज मिले। वो अपनी पूरी शिद्दत से उस विकेट को उस मैच के लिए तैयार करता है ताकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड पिच कि कोई भी किसान अपनी फसल को कभी नष्ट नहीं करना चाहता, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को कभी बुरी स्थिति में ले जाना नहीं चाहता है। पर चूंकि कभी कभी एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, उसके लिए क्यूरेटर को दोषी मानना ये थोड़ा न्यायोचित नहीं लगता है। इस लचर प्रदर्शन के बाद एक बड़ा सवाल और खड़ा हो गया, क्या भारतीय टीम 2027 में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना पाएगी? आपकी स्क्रीन पर टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल चल रही है, देख सकते हैं इंडियन टीम 48.15% पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान से भी नीचे। आंकड़ों में बात करें तो कुछ और रोचक बातें नजर आएंगी। भारत से ऊपर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान है। सबको एक सीजन में 18 मैच खेलने, भारत के 9 मैच हो चुके हैं, जबकि ऊपर काबिज बाकी टीमें मैक्स टू मैक्स 4 मैचें खेल चुकी हैं। भारत से नीचे काबिज इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ की टीम ने 6 और 5 मैच खेले हैं, यानी भारत के पास क्वालिफाई करने के मौके कम बचे हैं। पिछले 2 वर्ल्ड कप साइकिल की बात करें, टेस्ट के हिसाब से WTC की बात करें तो 60 से 65% पॉइंट तक का स्कोर रखने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाती हैं। ऐसे में भारत को अगले 9 मैचों में कम से कम 6 में जीत चाहिए, 2 ड्रॉ चाहिए, और क्योंकि भारत ने 2 बड़ी घरेलू सीरीज खेल ली हैं, इसलिए अब मैच बाहर होंगे, यानी डगर मुश्किल है। पर हम सिर्फ निराश नहीं हो सकते। भारतीय टीम में कुव्वत रही सब कुछ हारने के बाद भी फिर से खड़े होने की, दुनिया जीतने की। इसका उदाहरण भी टीम ने दिया है, लेकिन कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, अभिमान त्यागने की भी ज़रूरत है। आपको याद होगा पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बबुआ के लिए बुमराह ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, बौना कह के उनके कद का मजाक उड़ाया, लेकिन बबुआ अपने लक्ष्य पर टिके रहे। रिजल्ट हासिल करने के बाद उन्होंने जवाब दे दिया है कि कौन कद्दावर है, और जब उनसे उनके कोच के बयान के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि हमारे कोच ज़रूर अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, लेकिन उनके लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वही जो ग्लोबल वाला शब्द मैंने आपसे कहा। भारतीय टीम सुधरे, ये हमें उम्मीद है। अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब खबरों पर, सुर्खियों पर बात करते हैं। पहली सुर्खी लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी है। हमले की जांच कर रही है NIA को आज बड़ी सफलता मिली। एजेंसी ने हरियाणा के धौज में रहने वाले शोएब को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ डॉक्टर उमर उन नबी को ब्लास्ट से ठीक पहले सुरक्षित पनाह देने का आरोप है। उसने उमर को लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मुहैया कराया। रिपोर्ट के मुताबिक शोएब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय का काम करता था। मेवात इलाके से मरीजों को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पास लाता था। इस दौरान नज़दीकियां बढ़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक शोएब ने उमर को नूह में अपनी साली के घर में 10 दिन तक किराए पर कमरा दिलाया। ब्लास्ट वाले दिन उमर नूह से ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ। शोएब को NIA के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये 7वीं गिरफ्तारी। इससे पहले गिरफ्तार हुए आमिर की आज रिमांड खत्म हुई, कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिन की रिमांड मांगी गई। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी। हमले के 15 दिन बाद भी पीड़ित अपनी टूटी जिंदगी जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहा गया, हमले से प्रभावित कईयों की नौकरी गई, कुछ की कमाई का जरिया गया, लेकिन सरकार से मदद नहीं मिली। उम्मीद है प्रभावितों को मदद मिलेगी। अगली सुर्खी, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में SIR की कवायद चल रही। कई राज्यों के विरोध के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में इस मामले पर 26 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि केरल में 9 और 10 दिसंबर को स्थानीय चुनाव है, लिहाजा प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। आयोग की तरफ से पेश हुए एडवोकेट राकेश द्विवेदी बोले, राजनीतिक दल SIR को लेकर जानबूझकर डर फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केरल में 99% वोटर्स को फॉर्म मिल गए और 50% से ज़्यादा डिजिटलाइज भी हो गए हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की। केरल एसआईआर खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा। इसके अलावा आयोग से अलग से स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वहीं तमिलनाडु की याचिका पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को ही चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। अगली सुर्खी, आज देश भर में 76वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 भाषाओं में संविधान के अनुवाद का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा जिसमें नागरिकों से कर्तव्यों पर फोकस रखने की अपील की। विपक्ष ने मोदी सरकार पर संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने ये जो सोच के देश के लिए काम किया, उससे देश आगे बढ़ रहा है। इनके वजह से नहीं है। मैं देखा उनकी चिट्ठी भी, 3 पेज की चिट्ठी पढ़ा, सब देखा। उन्होंने बोला मेरा जैसा गरीब आदमी, अरे भाई ये क्यों पहले नहीं बोलते थे ना। अब हम जब उठाए आवाज पार्लियामेंट में 2014 में, तब से शुरू होगा मैं गरीब का बेटा हूँ। ठीक है भाई, मुझे खुशी है कि एक व्यापारी आदमी अपने आप को गरीब का बेटा मान रहा है। एक रेलवे कैंटीन का मालिक अपने आप को चाय वाला बोल रहा है। ठीक है, लेकिन जो संविधान बना है वो सबके लिए बना है। लेकिन मोदी जी उसको चंद लोगों के घेरे में, चंद लोगों के फायदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबके लिए है वो छोड़कर चंद लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। और हर बात में पॉलिटिक्स, हर बात में धर्म को लाकर समाज को तोड़ रहे हैं। राजनीति से इतर हम आपको संविधान से जुड़े 3 बड़े फैसले और आपकी समझ बेहतर बनाने वाली 2 किताबों के बारे में बताएंगे। पहला है साल 1973 का केशवानंद भारती केस। इस फैसले में 13 जजों की संविधान पीठ में से 7 जजेस की मेजॉरिटी ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर अटल है, अक्षुण्ण है और संसद इसे नहीं बदल सकती। इस फैसले ने यह भी साफ किया कि धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म संविधान की एक मूल विशेषता है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। दूसरा है साल 2017 का राइट टू प्राइवेसी जजमेंट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गोपनीयता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति की प्राइवेसी तभी सीमित की जा सकती है जब राज्य की तरफ से लिया गया कदम कानूनी, जरूरी और संतुलित हो। तीसरा केस है साल 1985 का ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमाने, खाने और रहने का अधिकार संविधान में पहले से ही मौजूद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। ये फैसला फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की याचिकाओं को सुनते हुए दिया गया और कोर्ट ने साफ कहा कि ये अवैध घुसपैठियों से अलग है। ये वो 3 फैसले थे जिन्होंने संविधान की और भी विस्तृत व्याख्याएं की बात के दिनों में। अब 2 किताबों की बात करते हैं। पहली है कोलंबिया लॉ स्कूल में प्रोफेसर माधव खोसला की किताब इंडियाज फाउंडिंग मोमेंट। 10 साल के परिश्रम से लिखी गई ये किताब आपको टाइम मशीन में बिठाकर 1947 से 1949 के दौर में ले जाएगी। संविधान बनाने वालों ने हर चीज़ को साफ साफ लिखना क्यों जरूरी समझा, क्यों कुछ भी अस्पष्ट लिखकर व्याख्या के लिए नहीं छोड़ा गया। किताब पूरे ढंग से बताती है। दूसरी है येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रोहित डे की किताब अ पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताती है कि संविधान सिर्फ दिल्ली के बड़े कमरों में नहीं जिया गया, इसे लिविंग डॉक्यूमेंट बनाने में गांव की चौपालों, फैक्ट्रियों, गलियों, आम लोगों की अदालती लड़ाइयों का भी रोल है। कैसे भारत के आम लोग, विशेष तौर पर कमजोर और हाशिए पर खड़े समुदाय, संविधान को हाथ में लेकर अपने अधिकार मांगने को खड़े हुए और कैसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों ने इन लोगों के लिए न्याय के दरवाजे खोले। भारत के लोकतंत्र की आत्मा उसका संविधान है। जिम्मेदारी जितनी जिम्मेदारों की उतनी नागरिकों की भी बनाए बचाए रखने की, और इस सब की शुरुआत होगी संविधान को बेहतर ढंग से जानने और समझने की। एक राज्यसभा टीवी पर बड़ी दिलचस्प सीरीज भी है संविधान के नाम से, जिसे श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। आप उसे भी देख सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।